एवेंजर्स अब चले गए, कोई भी हमें अब बचाने नहीं आने वाला। इसका मतलब हमें ही आना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने थंडरबोल्ट्स मूवी देख ली है और ये है इस मूवी का रिव्यू वीडियो। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और फिल्म को जल्दी जाकर देखो। अब देखो, जैसे ही फिल्म ग्लोबली रिलीज हो जाएगी, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें पोस्ट क्रेडिट सीन और सारे ईस्टर एग्स का ब्रेकडाउन होगा। क्योंकि भाई इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है। ये फिल्म कई वजहों से स्पेशल है। उनमें से एक ये है कि ये उन आखिरी मार्वल फिल्मों में से एक है जो एवेंजर्स डूम्सडे से पहले आ रही है, और वही डूम्सडे जो मार्वल के पूरे मल्टीवर्स सागा को एंड करने वाला है, जो इस वक्त सीक्रेट वॉर्स के साथ चल रहा है। तो अभी मार्वल फुल स्पीड में है। थंडरबोल्ट्स के बाद फिर इस साल के एंड में फैंटास्टिक फोर रिलीज होगी। अब बात करते हैं थंडरबोल्ट्स की। इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसे जबरदस्ती दूसरे मूवीज को सेटअप करने के लिए नहीं बनाया गया। हाँ, एंड में थोड़ी एवेंजर्स डूम्सडे वाली सेटअप चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा मूवी सिर्फ उसी के लिए बना हो। मतलब ये कोई आयरन मैन 2 या एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसे सिर्फ फ्यूचर सेटअप करना नहीं है। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखना, क्योंकि ये वापस उस क्लासिक मार्वल स्टाइल में आ गया है, जहां पोस्ट क्रेडिट सीन का वाकई में मतलब होता है। मतलब कनेक्टिविटी भी रखी है, लेकिन साथ में मूवी को उसका खुद का स्पेस भी दिया है। जैसे डेविड हार्बर का रेड गार्डियन कहता है, एक ऐसा स्क्रैपी एंटी हीरो टीम जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती है, दुनिया बचाना चाहती है। अवेंजर्स जैसा वाइब, लेकिन एक ट्विस्टेड वर्जन के साथ। और सबसे बड़ी डिफरेंस जो थंडरबोल्ट्स और पुराने एवेंजर्स मूवीज में है, वो ये कि एवेंजर्स वाली बड़ी फिल्मों में ज्यादातर फोकस होता था स्पेक्टिकल पर। देखो कितने सारे पावरफुल हीरोज के साथ में आ गए एक बड़े विलन को हराने, लेकिन उसमें कैरेक्टर मोमेंट्स कम होते थे। थंडरबोल्ट्स में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको कैरेक्टर मोमेंट्स भी मिलेंगे, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो सीन जहाँ सारे हीरोज बैठकर थॉर का हैमर उठाने की कोशिश करते हैं, बस वैसा ही फील मिलेगा। थंडरबोल्ट्स मूवी को देखकर एक बात तो साफ है, इसमें वो फैमिली वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिल को छू जाती है। मतलब अवेंजर्स फिल्मों में जो छोटे छोटे पल होते थे, जहाँ सब एक फैमिली की तरह दिखते थे, जैसे कि बैठकर बातें करना, एक दूसरे को समझना, वैसी वाइब्स इस फिल्म में अच्छी तरह से आती है। मार्वल फेज 1 से लेकर फेज 5 तक ज्यादातर बड़े टीम अप मूवीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट को उनके सोलो मूवीज पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन थंडरबोल्ट्स में चीजें थोड़ी अलग हैं। मतलब यह फिल्म एक पर्सनल अवेंजर्स स्टाइल मूवी है, जिसमें हर किरदार की इमोशनल हालत, ट्रॉमा, ग्रीफ और अंदरूनी लड़ाइयां सामने आती हैं। फिल्म सवाल उठाती है, गम क्या होता है? ट्रॉमा से लोग कैसे बदल जाते हैं? अगर आपको आपकी जिंदगी का मकसद ही खो जाए तो क्या होता है? अब सवाल ये था कि ये लोग जो MCU के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो सेंट्री और वॉइड जैसे खतरनाक कैरेक्टर्स को कैसे रोकेंगे? और यहीं मार्वल ने ट्रेडिशनल अवेंजर्स ट्रोप्स को तोड़ा है। इस बार फाइनल बैटल कोई बाहरी जंग नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी जंग है। वॉइड के अंदर एक मानसिक लड़ाई जो विजुअली बहुत ही शानदार ढंग से दिखाई गई है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें, जूलिया लुइस ड्रेफुस ने वैलेंटीना का रोल इतना शानदार किया है कि आप उससे नफरत करना पसंद करेंगे। MCU की सबसे चालाक और स्लाइमी पर्सन सेबास्टियन स्टैन ने बकी के किरदार को पूरी ईमानदारी और दर्द के साथ निभाया है। फ्लोरेंस प्यूग एकदम सेंटर में रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये मूवी उन्हीं के लिए बनी है। उनके किरदार येलेना का इमोशनल सवर फिल्म का दिल है। हैरानी की बात यह है कि ये मूवी शुरू में एक तरह की ब्लैक विडो सीक्वल के तौर पर प्लान की गई थी, लेकिन बाद में ये पूरी थंडरबोल्ट्स टीम अप फिल्म में बदल गई। डेविड हार्बर का रेड गार्जियन वैसे ही है जैसे आपने ब्लैक विडो में देखा था। वो इस मूवी में भी मेन कॉमेडी वाला किरदार है। ट्रेलर्स में भी उसकी वही मजेदार एनर्जी देखने को मिलती है। घोस्ट को वापस देखना अच्छा लगा। जॉन वॉकर के साथ भी आखिरकार कुछ किया गया है। ज्यादातर ये कैरेक्टर्स अवेंजर्स डूम्सडे में भी वापसी करेंगे, तो जब थंडरबोल्ट्स रिलीज हो जाएगी तब हम बात करेंगे कि इनका आगे क्या प्लान है, क्योंकि ये लोग एक स्पेशल टीम की तरह बनते हैं मूवी के एंड में। लेकिन ज्यादा बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो अभी के लिए चुप रहना ही बेहतर है। लुइस पुलमैन, उन्होंने रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी द सेंट्री और द वॉइड का किरदार काफी रियलिस्टिक तरीके से निभाया है। कॉमिक्स में सेंट्री का मेंटल इश्यूज वाला बैकग्राउंड तो सभी को पता था, और फिल्म में भी उसी वाइब को उन्होंने बखूबी निभाया है। थंडरबोल्ट्स की खास बात यह है कि इसमें हर कैरेक्टर किसी न किसी अंदरूनी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है, और ये मूवी सिर्फ दुनिया को बचाने की नहीं, खुद को बचाने की भी है। लेकिन सेंट्री के लिए स्टेक्स थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि वो और द वॉइड MCU के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं। एवेंजर्स को एक साथ मिला दो तो भी इनसे कमजोर लगते हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड की थंडरबोल्ट्स में मार्वल को पहले से पता था कि क्या बनाना है। कोई एक्स्ट्रा 100 बार रीशूट्स नहीं हुए, ना ही मूवी को काट काट के अलग बना दिया गया, जैसा कि अक्सर मार्वल की कुछ फिल्मों के साथ हो चुका है। हाँ, एक बात, अगर आपको रेड गार्जियन वाला जोक वाला ह्यूमर पसंद नहीं है
तो शायद आपको थोड़ा इरिटेट कर सकता है क्योंकि उसका काफी स्क्रीन टाइम है कॉमिक रिलीफ के लिए। एक क्रिटिसिज्म ये है कि थंडरबोल्ट्स नाम का इस्तेमाल कैसे और क्यों किया गया है, क्योंकि अगर आप कॉमिक्स के थंडरबोल्ट्स फैन हैं तो ये मूवी उस कॉन्सेप्ट से काफी अलग है, लेकिन अगर आपने कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो शायद आप नोटिस भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये मूवी मार्वल के लिए एक कमबैक जैसा लगता है। अब बस मार्वल को चाहिए कि वो लगातार अच्छी फिल्में बनाते रहें, फिर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए लोग खुद एक्साइटेड रहेंगे। थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर इस साल मार्वल के लिए बेहद अहम फिल्में हैं। इनको सुपर हिट होना ही चाहिए ताकि एवेंजर्स फेज में सब कुछ धमाकेदार लगे। मूवी का एंडिंग और खासकर पोस्ट क्रेडिट सीन तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से काफी बेहतर है। इससे अगली मार्वल फिल्मों के लिए आपकी हाइप और भी बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पोस्ट क्रेडिट सीन और पूरा मूवी ब्रेकडाउन वीडियो जल्दी ही चैनल पर पोस्ट होंगे। अलर्ट ऑन कर लो ताकि मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।